हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक इंग्लिश स्टार्ट की थी। कल मैंने आपको कुछ इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लिश की कुछ बारीकियों से। उसके बाद आज से हम ठीक तरीके से रेगुलर वे में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्ब की ओर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कल मैं आपको बता रहा था कि वर्ब अंग्रेजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। यानी जिस प्रकार बिना आटे की रोटी नहीं बन सकती, उसी प्रकार बिना वर्ब के सेंटेंस ही नहीं बन सकता। अब आप सोचें, जब वर्ब के बिना सेंटेंस ही नहीं बन सकता तो हम सबसे पहले इसी बेसिक को क्यों ना सीखें। हम मैथ को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैथ में से हम नंबर्स हटा दें, यानी संख्याएं हटा दें, पहाड़े हटा दें, टेबल हटा दें, तो उसके बिना मैथ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार वर्ब के बिना, वर्ब जो कि अंग्रेजी का एक मेन टॉपिक है, या यूं कहें किसी भी सेंटेंस का एक न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियर मतलब मध्य का भाग होता है, एक मुख्य वस्तु है उसके अंदर, या अंग्रेजी की जो संरचना है, अंग्रेजी में के अंदर जो वाक्य की संरचना है, जो वाक्य बनाए जाते हैं, उसके अंदर वर्ब का इतना महत्व है कि वर्ब अगर नहीं है तो कोई वाक्य नहीं हो सकता। अर्थात बिना वर्ब के कोई वाक्य होता ही नहीं है। और जब बिना वर्ब के कोई वाक्य होता ही नहीं है, तो क्यों ना फिर सबसे पहले वर्ब को ही पढ़ा जाए। तो इस वर्ब वाले टॉपिक को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इसको ठीक से देखें, आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत देर तक इस तरीके से मोबाइल टॉपिक के ऊपर रुका रहेगा, जिससे आपको सारा का सारा दिखता रहेगा और आप पढ़ पाएंगे। देखें, अंग्रेजी में मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। अब इस सेंटेंस को पढ़ते ही एक बात निकल के आती है, यानी कि वर्ब दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो अगर हम समझें तो वर्ब दो प्रकार की होती है। ये जो लिखा हुआ है, इससे भी पहले दो प्रकार की वर्ब होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। आप जानते होंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। मैं आपको यहाँ पर फिर भी बता दूं, अब जो लिखा हुआ नहीं है वो भी नॉलेज आपको मिलेगी। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब दो प्रकार के लेवल पे बढ़ती है। एक तो मेन वर्ब जो यहाँ पर लिखा ही है मेन वर्ब्स, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो केवल 24 होती हैं, लेकिन मेन वर्ब्स हजारों होती हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अंग्रेजी के दो हिस्से हैं। वर्ब के दो हिस्से किए जाएं तो होंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल 24 होती है, आपने पढ़ी भी होंगी। 24 कौन कौन सी, मैं आपको उंगलियों पे गिना रहा हूं। तीन तो है डू, डज, डिड। एक बार रिपीट कर रहा हूं, डू, डज, डिड। ये तीनों काम आती हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। यानी कि जिसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा फर्स्ट फॉर्म में और सेकंड फॉर्म में, लेकिन अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट प्रेजेंट में और पास्ट में काम आती है। फिर 4 सहायक क्रिया हैं, 3 सहायक क्रिया बोल सकते हैं, हैज, हैव, हैड। ये तीनों होती हैं परफेक्ट टेंस की, हैज, हैव, हैड। तो हमारे पास 6 सहायक क्रिया हो गई। फिर 5 सहायक क्रिया कंटिन्यूस टेंस की हैं, इज, एम, आर। दोबारा बोल रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये कंटिन्यूस टेंस की हो गई, और ये टोटल हो चुकी हैं 11। अब 24 में बचते हैं 13 कम, यानी 24 सहायक क्रिया होती है, जिनमें से 11 सहायक क्रिया तो मैंने आपको गिना दी, और 13 सहायक क्रिया होती है मॉडल्स। मॉडल्स आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं। मॉडल्स कुल टोटल 13 होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 13 तो मॉडल्स और 11 हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स दोनों मिलाकर के टोटल हो गए 24। यानी कि इस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है 24। और मेन वर्ब जो होती है, यानी वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है हेल्पिंग वर्ब, और जो यहाँ पर लिखा नहीं है, और दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब हजारों की संख्या में है, इसलिए उनको लिख पाना संभव नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सर मेन वर्ब, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें सर ये तो बताएं जरा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फर्क क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में फर्क ये होता है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि मेन वर्ब की हिंदी करने पर उसके अंत में ना आता है। दोबारा से सुने, मेन वर्ब की यदि कोई सी भी वर्ब मेन वर्ब है और यदि हम उसकी हिंदी करेंगे तो उसके अंत में ना जरूर आएगा। जैसे गो की हिंदी होगी जाना, ईट की हिंदी होगी खाना, ड्रिंक यानी पीना, स्लीप यानी सोना, स्पीक यानी बोलना। इस प्रकार से जितनी भी मेन वर्ब होगी सभी के अंत में ना जरूर आएगा। तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के अंत की हिंदी करने पर ना कभी नहीं आता।
हेल्पिंग वर्ब की हिंदी करने पर ना कभी नहीं आता, जबकि मेन वर्ब की हिंदी करने पर ना आता है। एक ये सबसे बड़ा अंतर है। और इससे भी बड़ा अंतर अगर अंग्रेजी के लेवल पे देखा जाए, इंग्लिश में अगर हम समझने की कोशिश करें, मेन वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनकी चारों फॉर्म होती हैं, अर्थात वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म भी होती हैं, सेकंड थर्ड भी होती हैं और फोर्थ भी होती हैं, वे वर्ब मेन वर्ब कहलाती हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की कभी भी चारों फॉर्म नहीं होती। फिर दोबारा से सुने, हेल्पिंग वर्ब की चारों फॉर्म नहीं होती, जबकि मेन वर्ब की चारों फॉर्म होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। मेन वर्ब की चारों फॉर्म होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की चारों फॉर्म नहीं होती। मेन वर्ब की हिंदी करने पर उनके अंत में ना आता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब की हिंदी करने पर उनके अंत में कभी भी ना नहीं आता। ये दो बड़े अंतर होते हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं, बड़े अंतर हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग बांटते हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मेरे समझाने के क्रम में लिखा इतना सा पढ़ा था, लेकिन बात कितनी दूर तक चली गई। तो इसको बोलते हैं डेप्थ नॉलेज। जब हम डीप में पढ़ते हैं किसी भी चीज को, एक आप बात ध्यान भी रखें, बेसिकली आप मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं है अभी, लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हैं इस वीडियो टीचिंग के थ्रू, तो एक चीज समझें, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करें, लेकिन उस सब्जेक्ट को बेस रूट से, यानी कि जड़ से, बिल्कुल बेसिक से स्टडी करना जरूरी है। यदि आप उसके जनरल टैक्टिक्स को नहीं जानेंगे, उसके बेसिक को नहीं जानेंगे, तो आप नंबर्स तो ला सकते हैं परीक्षा के अंदर, लेकिन उस चीज में कभी पारंगत नहीं होंगे, आप उसमें कभी निपुण नहीं हो पाएंगे। कभी ना एक्सपर्ट जो होती है, जो एक्सपर्ट होने का आपका एक सपना रहता है, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट होने के लिए हमको सारी चीज जाननी पड़ेगी। देखें, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन उसी मेन वर्ब को भी कितने भागों में बांटा गया है अंग्रेजी में? दो भागों में। पहला भाग है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा भाग है इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर इर्रेगुलर में फर्क देखिए। अगर मैं रेगुलर की स्पेलिंग ही यहीं पर लिखी हुई है, यदि इसमें से IR हटा दूं तो ये भी रेगुलर ही है, यानी कि इर्रेगुलर की स्पेलिंग में IR और लगेगा, इर्रेगुलर बन जाएगा। अब इनकी हिंदी में यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी आगे लिखी है, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको। आप ठीक से समझने की कोशिश करें, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने और समझने में, क्योंकि इस तरीके के नोट्स आपने पहले कभी देखे नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, और ना इस तरीके के लेवल से पढ़ाया जाता है। देखें आप, रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं या रेगुलर वर्ब्स, आपने सुना होगा कि जो काम रोज होता है तो उसको हम रेगुलरिटी कह देते हैं। यदि आप रोज स्कूल टाइम से जाते हैं तो कोई भी टीचर कह सकता है कि ये बच्चा बड़ा रेगुलर है, ये रोज स्कूल टाइम से आता है। उसी तरीके से ऐसी भी कुछ वर्ब होती है जिनके रेगुलर होने के कारण मिलते हैं, यानी उनके रूल होते हैं, यानी वे वर्ब जो जिनके रूल होते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा समझने में आएगा। देखें आप, ऐसी वर्ब यानी कि वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में, अब ये रूल आ रहा है, यानी कि वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी ऑब्लिक, ये तिरछा डंडे को ऑब्लिक बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है या फिर अथवा। ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगाने से, या तो डी लगाया जाए या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। यानी ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगा दें तो उनकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? एक तो सेकंड और एक थर्ड। ये पक्का है, दोनों ही बनेगी, सेकंड भी और थर्ड भी। यानी कि वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में अगर आप डी या ईडी लगाओगे तो उससे जो वर्ब तैयार होगी वो सेकंड भी होगी और थर्ड भी होगी। थर्ड फॉर्म बनती है, उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अर्थात ये रूल हो गया, यानी कि वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है, यानी ऐसा रूल माना जा सकता है, तो वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? रेगुलर वर्ब, क्योंकि वो नियमित वर्ब होती है, उनमें ये नियम फिट बैठ जाता है। तो ऐसी वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं? आप समझ पा रहे हैं? रेगुलर वर्ब। क्यों कहते हैं उनको रेगुलर वर्ब? क्योंकि इनके अंदर एक नियम काम करता है, क्योंकि वे ऐसी वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी या ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अर्थात जिन वर्ब के अंदर डी या ईडी लगाकर उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है, यानी इस रूल को फॉलो किया जा सकता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, तो ऐसी वर्ब कौन सी फॉर्म वर्ब कहलाती है? रेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल, ये जो ई और जी लिखा हुआ है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ई का मतलब है एग्जाम्पली और जी का मतलब है ग्रेशिया। हो सकता है ये नॉलेज अभी आपको बहुत ज्यादा लगे, लेकिन फिर भी हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखें, और जब लगे कि ना भी नहीं सीख पा रहे हैं तो आगे सीखेंगे। इजी, कोई ये नहीं सोचे कि EX लिखना था, सर ने गलती से लिखा है। इजी, एग्जाम्पली, ग्रेशिया लैटिन वर्ड है। अब बात आती है सर लैटिन वर्ड कहाँ से आ गया? इंग्लिश उधार की भाषा है, इंग्लिश उधार की भाषा है। इंग्लिश भाषा लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और संस्कृत
हमारी भारतीय भाषा, वेद भाषा, देव भाषा संस्कृत से मिलकर बनी हुई है, यानी इन सब भाषाओं का मिश्रित रूप है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी आई डी लगाने सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है वे रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे टॉक, टॉक यानी बात करना, इसमें ईडी लगाया हमने तो टॉक्ड, फिर इसमें भी ईडी लगाया टॉक्ड। अब आप देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और थर्ड है। आप ये ध्यान रखें कि वे वर्ब, वे जितनी भी ऐसी वर्ब है जिनमें डी या ईडी लगकर सेकंड बनाते हैं तो उनकी सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। ऐसे लिव और लिव्ड, लिव्ड। अब आप देखिए इसमें के बाद ई नहीं था, इसलिए इसमें ईडी लगाया गया है। और जब ई होता है, जैसे लिव, लिव में ई लगा हुआ है तो केवल इसमें डी लगाया गया है। इसीलिए नियम में है कि या तो हम किसी वर्ब में डी लगाएंगे या फिर ईडी लगाएंगे। तो अब इसको यहीं पर समझ लें, यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ रहा है तो केवल क्या लगेगा, डी, और ई नहीं आ रहा तो क्या लगेगा, ईडी। जैसे टॉक में ई नहीं आ रहा तो ईडी लगा, और लिव में ई आ रहा है तो डी लगा, यानी डी ईडी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ट्राई, ट्राई जो वर्ब है इसमें ईडी तो लगाया है लेकिन ये आई कहां से आ गया, अब आप सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आगे चल के एक रूल आएगा, वैसे अगले पेज पर है, पेज नंबर 2 पर, उसको अभी हम सुन रहे हैं केवल, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं पेज पलट करके, अभी आप सुन लें। ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में वाई आता है, क्या आता है इसके लास्ट में, वाई। सभी ध्यान से सुने, जिस वर्ब के लास्ट में वाई आता है तो वाई को हटाकर उसकी जगह आई कर देते हैं और फिर लगाते हैं ईडी। यदि आप ईडी लगाना चाहते हैं, कोई विभक्ति जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत की भाषा में इसको विभक्ति कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। सफिक्स प्रत्यय, उपसर्ग जो आपने पढ़े होंगे, जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं पहले लगते हैं। ऐसे ही जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये जो अंत में लगाया गया है प्रत्यय, यानी ये ईडी जो जोड़ा जाएगा तो वो ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में वाई आता है तो वाई को हटा करके क्या कर देते हैं, आई, और फिर लगाते हैं ईडी। ये वाला रूल फॉलो होता है। यानी आपने देखा तीनों प्रकार की वर्ब में लगा तो डी या ईडी है, तो ऐसी जो वर्ब होती है वो रेगुलर वर्ब होती है, इनका रूल होता है। अब आप समझे कितना आसान हो गया वर्बों को याद करना, यानी जितनी वर्ब में डी ईडी लग सकता है उनको याद करना कितना आसान है। ये तो आप आगे पढ़ देंगे जब हम समझेंगे। आगे चलते हैं। इन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है, यानी ये जो वर्ब होती है ना जिनमें डी ईडी लगाकर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, इन वर्ब को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि हम इनके बेस फॉर्म, बेस मतलब होता है आधार, फॉर्म यानी रूप, यानी कि मूल रूप, इसकी जगह अंग्रेजी में लिख सकता था फर्स्ट फॉर्म भी में। बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म, बेस का मतलब है फर्स्ट, जो क्योंकि यदि हम इनकी फर्स्ट फॉर्म को जानते हैं, बेस फॉर्म को जानते हैं, तो यानी अगर हमको इनकी फर्स्ट फॉर्म पता है तो डी या ईडी लगाकर इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। यानी कि इन वर्ब को रेगुलर वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी फर्स्ट फॉर्म में डी ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का रूल, जो रूल है वो काम कर सकता है। इनके अलावा, इसके अलावा एक जगह और है, इनके अलावा न्यू कॉइन्ड वर्ब्स, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लिखा हुआ है जेरोक्सिंग तक, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए। फिर भी क्योंकि अपन अब इसको वीडियो कॉल के, वीडियो क्लासेस के द्वारा थ्रू पढ़ रहे हैं, तो अपने पास समय की अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है मुझे, तो मैं इसको भी पढ़ा ही रहा हूँ क्योंकि 2 लाइन को छोड़ना ठीक नहीं है। आप देखिए इसको भी। इसके अलावा न्यू कॉइन्ड, इस शब्द को समझें, न्यू, न्यू मतलब नए, कॉइन्ड मतलब निर्मित, बनाए गई वर्ब्स। अब बात यहाँ आती है नई नई वर्ब कैसे बनाई जाती है। जैसे आप हिंदी में बोलते नहीं है, आप जब किसी मकान को बहुत अच्छा सजा हुआ दिखते हैं तो आप कहते हैं क्या झकाझक लग रहा है, ये झकाझक। या जब कोई दाढ़ी बनाता है तो वो पिताजी कहते हैं बस अभी दाढ़ी बनाता हूँ, सटासट। अब सटासट कोई शब्द थोड़ी है, ये बना लिया गया है कि कोई कि रमेश तो कोई भी काम सटासट करता है। हम फटाफट नहीं बोल के सटासट बोल देते हैं। फटाफट शब्द होता है, सटासट कोई शब्द नहीं होता। हम बोलते हैं क्या कर रहा है, अरे यार कुछ नहीं, रोटी सोटी खा रहा हूँ। तो रोटी तो है, सोटी नहीं है। कहाँ जा रहा है, बाजार फजार जा रहा हूँ। बाजार होता है, फजार नहीं होता। सब्जी पानी ले आते हैं, सब्जी तो है, पानी कोई लेने कोई नहीं जा रहा है। सब्जी के साथ पानी बोलने में आ गया। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है या लैंग्वेज में बोलने का तरीका होता है। न्यू कॉइन्ड वर्ब्स, न्यू कॉइन्ड वर्ब्स मतलब जो नए नए तरीके के शब्द बनते हैं एवं अन्य लैंग्वेजेस से ली गई वर्ब्स होती हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आपके नॉलेज आपके लेवल का नहीं है, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। एवं अन्य लैंग्वेज से ली वर्ब्स भी, यानी किसी अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं, वो भी रेगुलर वर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। जैसे ये ग्रीक जो लैटिन वर्ड है जेरोक्स,
अतः स्पष्ट है कि अंग्रेजी वर्ब्स की विशाल श्रेणी है। यानी इसमें तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे दूसरी भाषाओं से लिए हुए। देखें एग्जाम्पल में, जैसे जेरोक्स, इसका उच्चारण जैसे होगा, जहाज वाले से, जेरोक्स, जेरोक्स, ईडी लग गया और आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना ली गई है। यानी कि वे वर्ब जिनमें डी या ईडी लगाकर हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, ऐसी वर्ब बहुत सारी है। हालांकि रेगुलर वर्ब की संख्या अत्यधिक है। हालांकि इन वर्ब की संख्या हजारों में है, किंतु इन्हें याद करना बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी कह रहे हैं एक तरफ तो कि इनकी संख्या हजारों है लेकिन इनको याद करना आसान है, तो सर ये इतना आसान कैसे कह रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। इस टॉपिक को अपने पढ़ने का फॉर्मूला है, यदि मान लो कमरा नंबर 101 और कमरा नंबर 102, ये दो कमरे हैं। कमरा नंबर 101 या 102 दोनों में से किसी एक कमरे में खीरमोन रखे हुए हैं। यदि हम कमरा नंबर 101 चेक कर लेते हैं और उसमें हमको खीरमोन नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? सोचिए आप, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? सीधा सा बहुत सिंपल सवाल है मेरा। यदि दो कमरे हैं, 100 कमरा नंबर 101, कमरा नंबर 102, और यदि कमरा नंबर 101 में खीरमोन नहीं मिलते हैं हमको, जैसा कि हमको कहा जाता है कि दोनों में से एक कमरे में खीरमोन है, लेकिन अगर किसी एक कमरे में खीरमोन नहीं मिलते हैं, तो जब कमरा नंबर 101 में खीरमोन नहीं मिलते हैं तो इसका सीधा सा जवाब ये हुआ कि अब खीरमोन कौन से कमरे में होंगे? कमरा नंबर 102 में। ठीक उसी प्रकार से हम वर्ब को याद करते हैं। क्योंकि वर्ब कितने तरीके की होती है? रेगुलर और इर्रेगुलर। आप जान करके ताज्जुब करेंगे, रेगुलर वर्ब हजारों हैं लेकिन इर्रेगुलर वर्ब केवल 200 होती है, जो भी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए इनको हमको याद करना पड़ेगा, रेगुलर वर्ब को हमें याद करना नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं किंतु इन्हें याद करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें इनका केवल मूल रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म, देखिए फर्स्ट फॉर्म, मूल रूप, और यहाँ लिखा है बेस फॉर्म, एक ही बात है, बेस फॉर्म, मूल रूप, फर्स्ट फॉर्म, केवल हमको इनकी फर्स्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। फिर डी ईडी लगाकर फिर हम क्या कर सकते हैं? डी या ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, जबकि आईएनजी लगाकर फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं। यानी कि यदि हमको इनकी फर्स्ट फॉर्म पता हो तो हम बस, केवल आपको फर्स्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। यानी कि आप जितने भी शब्द को जो वर्ब हैं उनकी अगर फर्स्ट फॉर्म जान जाएंगे तो उनकी सब की आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ तैयार हो जाएगी। कितना आसान काम हो गया। ऐसा कर लेने पर आपको टीचर जैसी नॉलेज होने लगेंगी। और अगर आपको फर्स्ट फॉर्म पता है तो फिर डी ईडी लगाकर सेकंड व थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है, जबकि आईएनजी लगाकर, ये तो आप जानते होंगे, आपको टीचरों ने काफी बताया होगा कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम फोर्थ बना सकते हैं। लेकिन ईडी और डी और ईडी लगाकर ये आपके लिए एक नई नॉलेज हो गई, इसको आप ठीक से समझ सकते हैं। मेरे पढ़ाने के बावजूद आप इसको 1-2 बार पढ़ें, अच्छा समझ में आएगा। ये बेसिक टॉपिक है, ये अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत सुविधा रहेगी और बहुत आसान लगने लगेगी अंग्रेजी। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट को पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट को वर्ब याद होना बहुत जरूरी है। Verbs are an essential part of English language. वर्ब बहुत ही आवश्यक हिस्सा है अंग्रेजी भाषा का, इसके बिना आप अंग्रेजी को पढ़ ही नहीं सकते। आगे देखें हम इर्रेगुलर वर्ब्स। अब आप देखिए, अगर मैं आई और आर पे हाथ धर लूं तो क्या बचता है? रेगुलर वर्ब्स। आई आर लगते ही इर्रेगुलर वर्ब्स। ये स्पेलिंग याद कराने का तरीका है मेरा। इर्रेगुलर वर्ब्स यानी कि अनियमित क्रियाएं। अब आप समझ सकते हैं, इनका नाम रेगुलर वर्ब्स था, इनमें रूल लग रहा था। कौन सा रूल? डी का रूल, यानी डी लगाकर सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने का। और इनका तो नाम ही है इर्रेगुलर वर्ब्स। इनका तो नाम ही बता रहा है कि ये वर्ब कैसी है? अनियमित, अर्थात इनमें कोई भी रूल काम नहीं करेगा। ये वे वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म में डी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जा सकती। यानी ये वे वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप डी नहीं लगा सकते। यानी कि डी और ईडी लगा करके इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाई जा सकती है। अर्थात इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई भी नियम निर्धारित नहीं है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं, देयर इज नो रूल for making second और third form present, past और perfect participle of these verbs। यानी कि इन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई नियम नहीं है, अर्थात विदाउट रूल। इसीलिए तो इर्रेगुलर नाम रखा गया है इनका, चूंकि इन वर्ब्स पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि इन वर्ब के लिए कोई नियम ही लागू नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, इसीलिए इन्हें अनियमित क्रियाएं कहा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अनियमित क्रियाएं। अब इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। इन वर्ब को हमने 4 भागों में बांट रखा है। यही चीज आगे डिटेल में आएगी, आगे जब अपन पढ़ेंगे ये डिटेल में आएगी। पहले इसको देखें। जैसे 4 प्रकार में बांटा है इर्रेगुलर वर्ब को।
इसमें कुछ वर्ब तो ऐसी होती है जो तीनों फॉर्म में समान होती है, जैसे सी, सॉ, सीन, ये तीनों अलग अलग है। अब इसमें ईडी नहीं लग सकता। कुछ वर्ब ऐसी होती है समान होती है, यानी तीनों फॉर्म एक समान होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, रीड रेड रेड, इस तरीके से। कुछ ऐसी होती है इनमें फर्स्ट और सेकंड थर्ड समान होती है, जैसे कम, केम, कम। देखिए फर्स्ट और थर्ड एक जैसी है, यहाँ लिखा है फर्स्ट और थर्ड समान। कुछ ऐसी होती है इनमें सेकंड और थर्ड समान होती है, जैसे स्लीप, स्लेप्ट स्लेप्ट, ब्रिंग, ब्रॉड ब्रॉड, टीच, टॉट टॉट, इस तरीके से। बाय, बॉट बॉट, मेक, मेड मेड, इस तरीके की वर्ब होती है। तो ये 4 भागों में बांट रखा है। ये बहुत आसान है, आपको केवल यही याद करनी है। देखें आप, बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में। इनकी संख्या लगभग 200 है। देखिए अब आप, कितना आसान काम हो गया। इर्रेगुलर वर्ब कितने प्रकार की होती है इंग्लिश में? आपने देखा था 2 प्रकार की, एक रेगुलर वर्ब्स और दूसरी इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स की संख्या हजारों है, लेकिन इर्रेगुलर की 200 है। अब आप सोचो, आप हजारों वर्ब याद करना चाहेंगे आप, या 200 वर्ब याद करना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि आप सब सोचेंगे सर 200 ही वर्ब याद कर ली जाए, क्योंकि 200 वर्ब याद कर लेने के बाद जो वर्ब बचेगी वो रेगुलर वर्ब होगी, और उनको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि उनमें ईडी लगा करके या डी लगा करके उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाई जा सकती है। तो देखें इसी प्रकार इनकी संख्या लगभग 200 है, यानी रेगुलर वर्ब केवल 200 होती है। अतः इन्हें याद करके, यानी यदि हम इनको याद कर लें तो हम सभी वर्ब्स याद कर लेने का दावा कर सकते हैं। यदि हम इनको याद कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमें सारी वर्ब याद है, क्योंकि इन 200 वर्ब के अलावा जो भी वर्ब है, क्योंकि इन 200 वर्ब के अलावा जितनी भी वर्ब बचती हैं वे सभी रेगुलर वर्ब की श्रेणी में आती हैं। अर्थात 2 प्रकार की वर्ब होती हैं। अब इस बात को आप इस डायग्राम से समझें। सीधा डायग्राम, इस 2 भागों में बटे हुए चित्र को देखिए। मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब्स। नियमित क्रियाएं, अनियमित क्रियाएं। जो आपने ऊपर पढ़ा है वो सब शॉर्टकट में समझेंगे आप इतने से में। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होती है इनका रूल होता है, और जबकि इर्रेगुलर वर्ब होती है जिनका कोई भी रूल नहीं होता। नो रूल, कोई रूल नहीं होता। एग्जाम्पल, इनका रूल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस डीईडी इज इक्वल टू सेकंड एंड थर्ड बराबर आरबी, यानी रेगुलर वर्ब। यानी कि अब इसको ये मैथमेटिकल भाषा में लिखा हुआ है, गणितीय तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि वे वर्ब जिनकी फर्स्ट फॉर्म में यदि हम प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें? डी या ईडी। यदि ई लगा हो पहले तो डी लगा दें, और ई नहीं लगा हो तो ईडी लगा दें। और ऐसा करने से कौन कौन सी फॉर्म बनेगी? सेकंड और थर्ड। तो ऐसा करने से सेकंड और थर्ड बन जाएगी। और ऐसा करने पर जो वर्ब बनेगी वो कौन सी वर्ब होगी? रेगुलर वर्ब। जबकि दूसरी ये वर्ब कौन सी है? जिनका कोई रूल नहीं है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। पहले इसको देखें। कॉल में ईडी लगाया, सेकंड थर्ड बन गई। लाइक में केवल डी लगाया क्योंकि ई पहले से है। लाइट सेकंड थर्ड बन गई। ट्राई में वाई आ रहा है, वाई को हटा करके आई किया और ईडी लगा दिया, अब ये सेकंड थर्ड बन गई। यानी इनके ये रूल हो गए, जबकि इधर देखिए कोई रूल नहीं है। कट 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 तीनों एक समान है। स्पीक स्पोक स्पोकन तीनों अलग अलग है। कम केम कम, इसमें फर्स्ट और थर्ड एक समान है। यानी इनमें कोई रूल काम नहीं कर रहे, जबकि इनमें रूल काम कर रहा है। रूल काम करे तो रेगुलर वर्ब, रूल काम नहीं करे तो इर्रेगुलर वर्ब। रूल काम करता है ऐसी वर्ब हजारों हैं, और इर्रेगुलर वर्ब जिनमें रूल काम नहीं करता वो 200 हैं। तो जिनका कोई रूल नहीं है तो उनको याद कर लेंगे हम।